देख रहे हैं चुनाव मंच। और उत्तर प्रदेश के चुनाव की चर्चा हो और बाहुबली का जिक्र ना आए, यह अपने आप में बड़ा ही अप्रत्याशित सा लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ एक नाम ऐसे हैं जो अपने आप में लोगों के दिलों में कई बार बहुत श्रद्धा, कई बार रॉबिनहुड जैसी छवि और उसके साथ साथ कई बार डर भी पैदा करते हैं। लेकिन इन नेताओं की अपनी न सिर्फ छवि है बल्कि जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को परिभाषित करते हैं, लेकिन अपने अंदाज में। उनमें से एक प्रमुख नाम है रघुराज प्रताप सिंह का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजा भैया जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजा भैया जी, आमतौर पर टेलीविजन के बारे में ये कहा जाता है कि कभी कभी लोग बेवकूफ़ाना सवाल पूछते हैं। आज मैं कुछ ऐसा ही शुरू करना चाहता हूं आपसे जी। कहा जाता है कि आपको कैसा लग रहा है, ये टीवी पर आमतौर पर एक बड़ा जुमला सा हो गया है। जब लोग आपको बाहुबली कहते हैं, ये शब्द इन्वर्टेड कॉमा, कैसा लगता है आपको? मैं पूरी विनम्रता पूर्वक इस शब्द का खंडन करना चाहूंगा सबसे पहले, और आपने ये प्रश्न न किया होता तो भी आपने जिस तरह से संबोधन किया हम जरूर करते। जनता के बीच कड़ी मेहनत और चुनाव के पहले प्रत्याशी का जो व्यवहार है, वही व्यवहार, वही अखलाक उसका चुनाव जीतने के बाद भी बना रहे जी। ये जीत का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। डर या दहशत, इससे वोट नहीं हासिल किए जा सकते, ये हम भी जानते हैं। आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस कॉन्क्लेव के बहाने आपसे लगभग 20-22 वर्षों बाद आज भेंट हो रही है। तो इस चीज़ का तो मैं खंडन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस नाम से न संबोधित करें भविष्य में, तो हमारे लिए अच्छा होगा। आपने 20-22 साल का हवाला दिया, तो आपकी लंबी राजनीति रही है, आपने कई राजनीतिक दलों के साथ अपनी पारी भी खेली है, आज आप खुद अपनी पार्टी चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनसत्ता दल कहां खड़ी? 30 नवंबर 18 को विधानसभा में हमारे 25 वर्ष पूरे हुए, तो सारे कार्यकर्ताओं से, सभी समर्थकों से, शुभचिंतकों से एक राय ली गई कि 25 वर्ष पूरे हो गए, अब कुछ बदलाव होना चाहिए, आगे क्या करें, किसी पार्टी की सदस्यता लें, ऐसे ही निर्दलीय लड़ते रहें, या स्वयं की पार्टी बनाई जाए। तो अधिकांश शुभचिंतकों ने ये राय दी कि अब स्वयं की पार्टी बनाई जानी चाहिए। जहां तक पार्टी बनाए जाने की बात है, हम ये पुनः स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक दल में रहे हों, तवज्जो न मिल रही हो, उपेक्षित किया गया हो, इसलिए उस पार्टी से अलग होकर के अपना एक अलग घटक या अपना एक अलग दल बना लिया, ऐसा नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि कोई भाई भतीजेवाद या इस तरह के कोई, या किसी एक जाति विशेष को लेकर के, नहीं। हर वर्ग का सहयोग और आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। जहां से हम निर्वाचित होकर आते हैं, कुंडा विधानसभा में लगभग 3.25 लाख वोटर्स हैं वहां पे, जिसमें से मात्र 10,000 ठाकुर हैं, मात्र 10,000 क्षत्रिय। जो लोग कुंडा विधानसभा को नहीं जानते हैं वो ये सोच सकते हैं कि साहब जातिवाद के कारण ये जीत के आते हैं या इनकी बिरादरी की संख्या वहाँ ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। हर वर्ग जाति का आशीर्वाद मिलता है और सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास है। यही बात तो आज मौजूदा योगी जी की सरकार भी कहती है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो उनके साथ चलने का विचार नहीं है आपका? नहीं, अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो गठबंधन के विषय में किससे होगा, इसमें अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जैसे ही निर्णय होगा अवश्य आपको अवगत कराया जाएगा, बिल्कुल सूचित करेंगे। नहीं, आपका पुराना तजुर्बा रहा है, कल्याण सिंह जी से लेकर राजनाथ जी की सरकारों में आप शामिल रहे हैं। जी, ये सौभाग्य रहा है हमारा कि हमको बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम करने का अवसर मिला है, उनके मंत्रिमंडल में प्रदेश की सेवा करने में उनके नेतृत्व में अवसर मिला है। माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश जी, इन 5 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा और आज 28 वर्ष पूरे हो गए हैं विधानसभा में। तो एक लंबा कार्यकाल देखने को मिला। हर मुख्यमंत्री की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी कार्यशैली है, हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी दल में नहीं रहे। हमने चुनाव सदैव इंडिपेंडेंट ही लड़ा, निर्दलीय ही लड़ा। बगल की सीट है बाबागंज विधानसभा, वहां से 5वीं बार विनोद सरोज वो विधायक हैं, 2 बार उनके पिताजी रहे, तीसरी बार वो स्वयं है। तो जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है और विधानसभा में एक लंबा कार्यकाल बिताने के बाद अनुभव हो गया है। बहुत से बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े व्यक्तित्वों के साथ काम करके
उनसे कुछ सीखने का प्रयास वो जारी रहता है। राजा भैया, अब अगर हम योगी जी की बात करें तो उनकी सरकार का एक पंच लाइन है, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत ज़्यादा अपने दबंगई या उस चरित्र के नाम पर जाने जाते हैं, उनको हम चलने नहीं देते। ये बुलडोज़र की सरकार है। आपको लगता है ये बुलडोज़र की सरकार है? और अगर ऐसी सरकार रही तो फिर वो तमाम लोग जो अपनी रॉबिन हुड छवि के आधार पर चुने जाते रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी? देखें, बुलडोज़र की अगर आप बात करें तो आम जनता में ये पसंद किया जा रहा है, ये भी देखने को मिला है। मिक्स्ड रिव्यूज़ आते हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि साहब अपराधियों के खिलाफ ये सरकार कार्रवाई कर रही है, ऐसा जो आम जनता में चर्चा है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं या किसी पार्टी के सदस्य नहीं, तो कौन बेहतर इस पे निर्णय दे, वो तो भाजपा का कोई वरिष्ठ नेता हो वही आपको बता सकते हैं जी। लेकिन इतना अवश्य है कि अपराध के प्रति सरकार कोई भी हो, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए जनहित में। और ये दिख रहा है आपको इस सरकार में? काफ़ी हद तक दिख रहा अब चूंकि आपने अखिलेश जी का भी जिक्र किया तो मुझे ये पूछना लाजमी बनता है, है। जी, क्योंकि उनकी सरकार के समय ये जुमला बड़ा चर्चित था, जंगल राज। नहीं, देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, कोई भी सरकार रहे, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे कि हमारे सरकार में, हमारे कार्यकाल में दंगे हों, अराजकता फैले या विद्वेष फैले। कार्यशैली अलग हो सकती है, उन प्रकरण से निपटने का तरीका सबका अलग हो सकता है, और जो सरकार होती है वो चर्चा में रहती है। आज आप योगी जी की चर्चा कर रहे हैं तो ठीक है, और हर सरकार अपने अपने कार्यकाल में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही। योगी जी का एक लफ्ज़ बहुत चर्चा में रहा और उसको लेकर विपक्ष ने भी उन्होंने बहुत घेरने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। हम ठोक देंगे, ये शब्द एक तरह से जैसे ही किसी भी अपराधी के तौर पर सामने आया, उनके साथ चिपका दिया गया और विरोधियों उन्होंने बहुत इस बारे में खींचने की उनका कोई बयान हमने ऐसा नहीं सुना कि हम ठोक देंगे। जी, हमने नहीं सुना है। लेकिन अगर यह संस्कृति है तो क्या आपको पसंद है? नहीं, हमको नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा होगा, ना हमने सुना है, और ऐसी संस्कृति भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या आज आपको लगता है कि जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ, या तथाकथित तौर पर आपने बाहुबली शब्द अपने लिए मना किया, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि तथाकथित बाहुबलियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है तो सरकार बिल्कुल सही कर रही है और लोगों को इसमें भरोसा बढ़ेगा? देखिए, जब आप अपराध की बात करते हैं तो एक चीज उसमें हम और जोड़ना चाहेंगे कि एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या अपराध के माध्यम से धनार्जन करना या उसको अपनी जीविका बना लेना, उसको अपनी जीवन शैली बना लेना, एक वो होता है। कई बार ऐसा होता है कि खेत के झगड़े में, मुकदमेबाजी के झगड़े में गांव के ही दो पड़ोसी आपस में भिड़ जाते हैं, लाठी डंडा चलते हैं, गोली तक चल जाती है, और उसमें उन अपराधों को कहने के लिए वो भी अपराध है, लेकिन उनको समाज एक दूसरी दृष्टि से देखता है। उदाहरण के लिए जी, मान लीजिए खेत का झगड़ा है, आमतौर पर हम लोग ऐसे अपराधों का रोज पाला पड़ता है, सुलह समझौता का प्रयास होता है, उनको समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो टेक्निकली अगर किसी ने मारपीट करी है या गोली चलाई है, दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, लोग घायल हुए हैं, तो वो भी अपराधी है, लेकिन समाज उनको दूसरी दृष्टि से देखता है। हाँ, कोई भूमाफिया है, कहीं ज़मीन कब्जा कर रहा है, या दो लोग का ज़मीन का आप कूद पड़े साहब कि ले आओ हमारा हिस्सा कहाँ है, वो एक धनार्जन के लिए जो अपराध होता है वो दूसरा है। तो ये दूसरा वाला अपराध जो है, देखिए, पहला वाला तो नहीं रोका जा सकता, जो सच्चाई है। घरेलू विवाद हैं, डांड मेड़ के झगड़े हैं, खेती का विवाद है, ये सब चलता रहेगा, जब से सृष्टि रही हो, जब तक रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन हाँ, दूसरे तरह के जो अपराधजीवी वर्ग है, उसके खिलाफ कार्रवाई करके उनको शांत कराया जा सकता है, उनको ध्वस्त कराया जा सकता है, और उसका जनता स्वागत भी करेगी। आपने जो पहला विवरण दिया, वो व्यक्ति जिसके खुद की अपनी ज़मीन है और जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा है, वो उससे आइडेंटिफाई कर सकता है। जी। लेकिन जो दूसरा आपने उदाहरण दिया, जी, उसमें क्या आप मुख्तार अंसारी साहब को, अतीक अहमद साहब को रखेंगे क्या? हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे जी, किसी का नाम लेकर के वो नहीं, एक जनरल आइडिया हमने आपके सामने रखा कि मोटा मोटा एक अपराधी वो होता है जो उसी पे आधारित रहता है, उसका दाल रोटी, उसकी जीविका, उसके गाड़ी, उसका बंगला, वो सब अपराध की ही कमाई होती है। जी, और दूसरा होता है कि मजबूरी में
मान लीजिए फौजदारी में किसी के पिता की हत्या हो गई, पिता के हत्या के बदला लेने के लिए उसने किया, उसने भी 302 किया, लेकिन समाज उसको उतना बुरा नहीं मानता है। तो अगर मैं इसमें आपसे ये पूछूं, जैसे हम लोग के एक ट्रैफिक का चालान भी हो जाता है तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, आपके ऊपर 47 मामले हैं। मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा 47 मामले आपको, आप सोते कैसे साहब? हम नहीं, बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन इसमें फिर एक सुधार करा दें। मायावती जी के सरकार में ही सारे मामले कायम हुए जी। और वो मामले कोर्ट से, अदालत से छूटे। आज की तारीख में हमारे ऊपर एक मामला है सिर्फ, वो भी धरना का, प्रदर्शन करने का। न्यायालय से मामले में हम बरी हुए हैं। जैसे आपको एक बहुचर्चित धारा का नाम पोटा, सभी लोगों ने सुना होगा। पोटा के विषय में एक भ्रांति है कि आदरणीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उसको वापस लिया। आज मौका मिला है, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि वो ट्रायल में हम बरी हुए हैं, और इतना ही नहीं, अदर स्टेट में ट्रायल हुआ, दूसरे स्टेट में ट्रायल हुआ है और उसमें हम बरी हुए हैं, जो हमारे लिए खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया। यहाँ से मुकदमा जबलपुर मध्य प्रदेश ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ के हाई कोर्ट में, और वहाँ से फिर बरी हुए। तो ये जो एक आपकी छवि बनाई जाती है, या आप सरी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी छवि बनाई जाती है, क्या इसका राजनीतिक लाभ होता है? क्योंकि देखिए, ये समझना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल इस छवि को इनकैश भी करते हैं। नहीं, देखिए, आपने छवि एक बात कही, आपके मन में क्या हमारी छवि है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिनकी हम सेवा करते हैं या जहाँ से चुन के आते हैं या जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं या जहाँ का काम करते हैं, और एक मंत्री के रूप में जो दायित्व विभिन्न सरकारों ने हमको दिए, उसमें हमारा रिपोर्ट कार्ड, हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, कार्यकाल बेदाग रहा। तो अगर आप छवि है तो इसको भी इंक्लूड करिए आप उस छवि में। नहीं, जाहिर सी अब बात आपके मन में क्या बनी हुई है छवि हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे मन में वही छवि है जो जनता के बीच आम में है। जनमानस की ऐसे कोई भी धारणा नहीं है। जिस तरह से आप राजनीति के क्षेत्र में आपने मंत्री पद कई बार आपने सुशोभित किया, आप हर तरह के सार्वजनिक जीवन में हैं, और दूसरी तरफ आपकी एक ये पैरेलल इमेज भी है, आप दोनों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन ऐसे में जब बड़े मुद्दे सामने आते हैं, जैसे कि मान लीजिए धारा 370 की हम बात कर लें, उस पर लेकर पूरे देश भर में एक अवचेतना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, विपक्ष के बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनके लिए मुद्दा नहीं है। आप सरी के नेता जो कि एक तरह से इंडिपेंडेंट मत रखते हैं, आपकी क्या धारणा? आप अगर 370 की बात कर रहे हैं, अच्छा, कोई आवश्यक नहीं है कि भारत का हर नागरिक किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो या निश्चित रूप से किसी राजनीतिक दल का मतदाता हो, और है भी नहीं ऐसा। कश्मीर भारत का हमेशा से हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। ये बात हम सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए। अब जो सुविधाएं या जो नियम कानून शेष भारत में लागू है, वही कश्मीर पे होनी चाहिए। न उनको उससे कुछ कम मिलना चाहिए, न उससे कुछ अधिक मिलना चाहिए। जहां तक दलितों के अधिकार की अगर आप बात करें, तो बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि 370 हटने तक वहां दलितों को, जो कि पंजाब, गुरदासपुर और अन्य क्षेत्रों से वहां सिर्फ सफाई कर्मी के रूप में बुलाए गए थे, उनको सिर्फ ये काम दिया गया था कि तुमको मैला ढोना है, और कितना भी पढ़ लिख जाओ तुमको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, कोई दूसरी सरकारी सेवा नहीं मिलेगी, तुम्हारी औलादों को भी यही करना पड़ेगा, जो कि हमारे विचार से बहुत अमानवीय है। किसी राजनीतिक दल ने क्यों नहीं इसको उठाया, क्यों नहीं ये बात चर्चा में आई, ये एक अलग विषय है। लेकिन 370 मतलब प्रदेश का अलग झंडा, प्रदेश का अलग संविधान, प्रदेश का अलग गान, ये नहीं चलना चाहिए। तो 370 के हम शुरू से ही, राजनीति में कोई हो या ना हो, लेकिन हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को, हर भारत के नागरिक को 370 जैसी धाराओं का विरोध करना चाहिए। अभी चर्चा बहुत ज़्यादा आम है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जातीय आधार पर उनके जनगणना होनी चाहिए, और ये सेंसस बहुत सारी चीज़ों को फायदा देगा। क्या आप इसके साथ सहमत हैं या आप इसके विमुख हैं? नहीं, हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और चीज़ हम आपके ध्यान में और इंडिया टीवी के माध्यम से सभी सम्मानित दर्शकों के ध्यान में लाना चाहेंगे
आरक्षण पे प्राय चर्चा होती रहती है, लेकिन क्या आरक्षण का लाभ सही पात्र व्यक्ति को मिल पा रहा है? आदरणीय बाबा साहब ने जब आरक्षण का एक संरचना, एक कल्पना की थी, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य ये था कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को इसका लाभ मिले और वो शेष समाज के बराबर आकर के खड़ा हो सके। अब क्या होता है कि सिर्फ बिरादरी देखी जाती है। दलित आईएएस का बेटा वो आईएएस होता है, दलित आईपीएस का बेटा आईपीएस होता है, आमतौर पे ऐसा देखा जाता है। और जो मलिन बस्ती में रहने वाला असली गरीब दलित है, वो जहां का तहां आज भी है। तो आरक्षण की रोशनी जो उनके लिए एक परिकल्पना थी बाबा साहब अम्बेडकर की, उस व्यक्ति को छू नहीं पा रही है, उस व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित नहीं कर पा रही है। तो अगर कभी हम इस स्तर पे हुए कि एक संशोधन इसमें कर सकते हैं, तो ये निश्चित रूप से, जैसे एक मीटिंग में गए हम लोग, एक सभा में गए, तो उसमें शैलेंद्र कुमार जी हमारे पार्टी के महासचिव हैं, दलित हैं, 3 बार के सांसद रहे हैं। तो हमने ऐसे ही कहा कि इनके बेटे को क्या जरूरत है आरक्षण की। और सही बात है, वो आरक्षण उन्हीं बिरादरी में किसी और पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो ये हमारा मानना रहा है कि आरक्षण के पीछे जो मूल भावना है वो है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उनको आप आगे ले आकर के और शेष समाज के समकक्ष ले आकर के खड़ा करें। और दुर्भाग्य से होता ये रहा है कि अफसरशाही इस पे पूरी तरीके से हावी है और इसका लाभ अफसरशाही के पुत्रों तक ही सीमित रह गया है अधिकांश। अभी जो क्रीमी लेयर का जो प्रोविजन बना हुआ है, ये भी एक तरह से वही है। तो अगर आपकी इस बात को आइसोलेशन में कोई समझे, जो कि टीवी की भाषा में कहते हैं बाइट जर्नलिज्म, जी, तो ये निकाला जाए तो ऐसा संदर्भ बनेगा कि आप शायद आरक्षण को पसंद तो करते हैं लेकिन ज्यादातर नापसंद करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। नहीं, जी, हम उसको अगर न समझ में आया हो या कोई नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आप आइसोलेशन हमारे वक्तव्य से कोई भ्रांति हो रही हो तो हम पुनः स्पष्ट करना चाहेंगे। जी, हमने ये कहा कि आरक्षण की रोशनी, आरक्षण का लाभ जहां तक पहुंचना चाहिए, जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, वहां नहीं पहुंच पा रहा है। और अफसरशाही और उनके पुत्र या बड़े राजनेता या संपन्न व्यक्ति, मान लीजिए आप कोई दलित व्यक्ति आईएएस है, तो वो सक्षम है, वो अपने बेटे को पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, विदेश तक भेज सकता है और भेजते भी हैं लोग। तो उनका पुत्र किसी तरह से वंचित नहीं है। आरक्षण बना है वंचितों के लिए, जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए। हम सभी लोग गांव देहात से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं। अगर आप ढूंढने लगिए तो शायद ही किसी मलिन बस्ती में, किसी दलित बस्ती में आपको कोई आईएएस या आईपीएस मिलेगा वहां का रहने वाला। ये हमारा कहना है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अभी जिस तरह से हमने चर्चा की, आपने अफसर की बात की, तो एक मौजूदा सरकार के बारे में विरोधी दल लगातार ये कहते हैं कि विधायकों की नहीं चलती, मंत्रियों की भी शायद नहीं चलती, अफसरों की बहुत चलती है। आपको ऐसा लगता है क्या? अब ये साहब, आप सत्ता पक्ष के विधायकों से पूछते तो वो ज्यादा नहीं, उत्तर आप दे बाहर पाते हैं ना, इसलिए। देखिए, हम सत्ता पक्ष के विधायक नहीं हैं, हम विपक्ष के विधायक हैं। सकारात्मक विपक्ष का निर्वहन हमने किया है। जहां आलोचना करनी चाहिए, जहां बोलना चाहिए, वहां बोलते हैं। अब सत्ता पक्ष के विधायक क्या आशा लेकर के आए थे, क्या उम्मीद लेकर के आए थे, उनमें से कितना उनकी पूरी हो रही है, तो इसको तो बेहतर वही बता पाएंगे। लेकिन अभी आपको मौजूदा परिवेश में ये दिखता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो योगी जी के नेतृत्व में, जैसा कि आपने कहा, कम से कम अपराध के मामले में तो सही चल रहा है। बाकी भी क्या आपको लगता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू है? क्योंकि हम अभी बहुत बड़े एक कोरोना के इस संक्रमण काल से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवर कर रहा है जो ये प्रॉमिस कर चुका है? इस कोरोना काल में डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर से लेकर के सफाई कर्मियों तक, सबका हम सभी लोगों को आभारी होना चाहिए जो अपनी जान दांव पे लगा करके और उन्होंने कोविड के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। और ऐसी महामारी की किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। ईश्वर करें कि ये दोबारा कभी हम लोगों को देखना न पड़े या हमारी आने वाली नस्लों को न देखना पड़े। नुकसान सबका हुआ है, हानि सबकी हुई है, सबने
कष्ट झेला है, बहुत लोगों ने अपनों को खोया है, बहुत से लोग ऐसे साथी हैं जो नहीं रहे। विधानसभा को ही ले लें तो 6 से 7 ऐसे माननीय सदस्य हैं जो नहीं रहे। तो ये तो अपूर्णीय क्षति हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी, इसका घनत्व जिस हिसाब से है, हम ये कहेंगे कि पश्चिमी देशों में, अमेरिका में जितनी डेथ्स, देहांत हुए, निधन हुए लोगों के, उस हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है भारतीयों का। आप सराह भी रहे हैं और लोगों के रेजिस्टेंस की तारीफ भी कर रहे हैं। एक तरह से सरकार की काम को भी आप मानते हैं कि हाँ ठीक है। देखिए सरकारें, हम बता रहे हैं आपको। नहीं, क्योंकि मैं इस पर क्लैरिटी इसलिए चाह रहा हूं, आपने कहा हमारी रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है, तो ये अवधारणा है कि भारतीय आमतौर पर जरा लक्कड़ हजम पत्थर हजम होते हैं, किसी चीज को डाइजेस्ट कर जाते हैं। सही कह रहे हैं आप जी। हमने ये कहा, देखिए सरकार नीतियां बनाती है, उसका कंप्लायंस, उसका एग्जीक्यूशन लोअर लेवल पे अधिकारी ही तो करेंगे, डॉक्टर्स ही करेंगे। अगर आप कोविड की ही बात करें जी, तो मेडिकल स्टाफ ही करेगा, टीका वही लगाएगा, सैनिटाइजेशन या वो सफाई कर्मी करेंगे। तो उनके कामों की हमने सराहना करी, और ऐसी महामारी की कल्पना किसी को नहीं थी, ये भी बात अपनी जगह सही है। तमाम फिक्शनल राइटर्स और तमाम फिक्शनल फिल्में बनी जिसमें स्पेस एज से लेकर के सारे एलियंस तक दिखा दिए गए, लेकिन ये इस तरह की तो किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। तो निश्चित रूप से सफाई कर्मियों का और डॉक्टर्स का, मेडिकल स्टाफ का, क्योंकि हमने करीब से, हम लोग क्षेत्र में रह करके काम करे हैं, हम आइसोलेशन में मास्क लगा के घर में नहीं बैठे हैं, दोनों लॉकडाउन में। पूरा गांव-गांव जाकर के सैनिटाइजेशन कराना, खाद्यान्न पहुंचाना, जो जिससे हो सका है वो किया। तो हमने फील्ड में रह करके काम किया, इसलिए आपसे कह रहे हैं। दूसरा, हालांकि आपने प्रश्न नहीं किया है, लेकिन वो प्रश्न बार बार हमको कचोटता है, तो वो कहेंगे जी। कई दिनों से हम देखते हैं देश में एक किसान आंदोलन चल रहा है सर, और वो किसान आंदोलन देश के एक पर्टिकुलर हिस्से में चल रहा है, और उसमें एक बात करी जाए तो एक राज्य विशेष के लोग ज्यादा सक्रिय हैं। हमको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में हम सभी लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, और सबके बाप दादा जो है वो खेती किसानी ही करते हैं, और हम स्वयं ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बहुत रुचि लेते हैं, और ख़ासतौर से इस लॉकडाउन में तो और रुचि लेने लगे। कोई काम नहीं था तो यही कर रहे थे। तो असली किसान खेतों में काम कर रहा है। उन किसानों की जो मांग है या जो भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि खाद्य रसद विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और इस विभाग को 2 बार संभालने का सौभाग्य हमको मिला। तो एक जो ये कहा जा रहा है साहब एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। 1967 में ये शुरू हुई, पहले गेहूं पे फिर धान पे आई। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, और इस चीज़ को सरकार कह भी चुकी है, लेकिन फिर भी धरना चल रहा है। और उस धरने में जिस तरह के लोग सक्रिय हैं, या 15 अगस्त को जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के नाम पे जो एक तांडव हुआ, उन सब से लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये असली किसान खेतों में काम कर रहा है, वो धरना नहीं दे रहा है। तो धरना कौन दे रहा है? अब ये आप शोध करके निकालें। धरना ऐसे लोग दे रहे हैं, कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है उसमें, कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे कह रहा है, कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहा है, कोई लाल किले पे चढ़ा जा रहा है। तो ये किसान नहीं है। आपको लगता है कि आज हमारे देश में राष्ट्रीयता प्रमुख मुद्दा होना चाहिए? शायद हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में राष्ट्रीयता की जगह बहुत कम रही है, और उसके बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपके शब्दों पे हम बल देते हुए कहेंगे कि राष्ट्रीयता की कमी हम सभी लोगों में है। हम लोगों में एकाएक उबाल तो आता है, लेकिन फिर वो उबाल ठंडा हो जाता है। हम लोग कॉमनवेल्थ में कार्यक्रम में यूरोप गए, और वहाँ एक बड़ी नायाब चीज़ देखने को मिली कि विवाह के बाद नव दंपति जाते हैं वो सैन्य स्मारक पे, और वहाँ फूल लेकर के चढ़ाते हैं। मतलब वहाँ पे जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं सैनिक, उनको इतना सम्मान मिलता है, जो कि हमारे यहाँ देश में नहीं है। तो बिल्कुल राष्ट्रवाद की कमी इसकी वजह क्या लगती है आपको? और राजनीति ये हमारी हो या ना हो। संस्कृति में नहीं है जी, ये क्या राष्ट्रवाद हमारी संस्कृति में नहीं है, या दरअसल हमने राष्ट्रवाद को अपने अंदर पनपने ही नहीं दिया, या इसके लिए पॉलिटिकल दोनों या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को आप जिम्मेदार मानेंगे?
देखिए, राष्ट्रवाद तो हर किसी में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी राजनेता हो या हर आदमी पॉलिटिक्स में हो। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में रहें, हम सफाई कर्मी हैं, हम किसान हैं, हम चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, तो राष्ट्रवाद तो वो एक सर्वव्यापी एक ऐसा अम्ब्रेला है कि वो सबके मन मस्तिष्क पे रहना ही चाहिए। उससे ये संबंध नहीं है कि आप राजनीति में हो तभी राष्ट्रवाद की बात करें। और कमोवेश यही जिन देशों की हम लोगों ने यात्रा करी, जिन लोगों से मिले, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और हर जगह से, तो यही देखने में आया। हाँ, हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की कमी है, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ये अभिभावकों का भी दायित्व है कि शिशुकाल से ही अपने बच्चों को इस विषय में शिक्षा दें कि राष्ट्र सर्वोपरि है। एक आखिरी सवाल जी। आपकी बहुत सारी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि अगर मैं जनसत्ता दल का पर्चा हटाकर वहां बीजेपी लिख देता तो ज़्यादा आसान रहता मेरे लिए। नहीं सर, जनसत्ता दल का पर्चा जनसत्ता दल ही रहने दें। और क्योंकि स्वतंत्र देव जी सामने हैं। हम बता रहे हैं, देखिए, राष्ट्रवाद हर दल में होना चाहिए और जैसे हमने कहा कि हर व्यक्ति में होना चाहिए। भले अब इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, कोई आवश्यक नहीं कि हर आदमी राजनीतिक क्षेत्र से है। तो राष्ट्रवाद तो आप पत्रकार हैं, आप में भी होना चाहिए। जिसने ये मंच सजाया, जिसने इलेक्ट्रिसिटी लगाई है, ये सब करा, हर आदमी में। इसमें किसी को भाजपा के साथ जोड़ करके देखना, वो हमारे विचार से सही नहीं होगा। राजा भैया, आपने वक्त दिया, बहुत धन्यवाद। और अभी आपने राजा भैया को सुना। उन्हें आपत्ति इस बात की है कि उन्हें बाहुबली की छवि से क्यों देखा जाता है, लेकिन आप चाहें या ना चाहें, उनके नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप प्रतापगढ़ के पास पहुंचे, उसके बाद से आप भैया जी या फिर राजा भैया को ही याद करेंगे, और कम से कम मैं तो हमेशा याद करता हूं। बहुत धन्यवाद। जब समय हो तो एक कॉल।